टू योर यूट्यूब चैनल ISPCS विद्यालय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडीज पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेरी इजी एंड वेरी सिंपल क्लास में, जहाँ पे आपको मिलते हैं हलवा सवाल और एकदम मोमोज रिवीजन, है ना। पढ़ाने का तरीका क्या है? हलवा जैसे इजीली इंसान खा लेता है ना, और मोमोज ऐसे ही तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, ऐसे ही आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इंडियन पॉलिटी का बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं 17 चैप्टर राष्ट्रपति, इंडियन पॉलिटी एंड लक्ष्मीकांत। राष्ट्रपति वाला चैप्टर चल रहा है अभी, है ना। 17 चैप्टर राष्ट्रपति चल रहा है अभी। राइट, थोड़ा सा पढ़ा था हमने राष्ट्रपति के बारे में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। हाँ, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। ठीक है, वीटो शक्ति है ना। जैसे सुरक्षा परिषद के पास जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो शक्ति है ना। वीटो क्या होता है? उनकी वीटो क्या होती है? एक शक्ति है, पावर है। वहां भी वीटो एक पावर है। हमारे राष्ट्रपति के पास जो वीटो शक्ति है बेसिकली वही है कि अगर किसी प्रस्ताव पर आप रोक लगाना चाहते हो तो आप अपनी वीटो का पावर का इस्तेमाल करके उस चीज को रोक सकते हो। ये शक्ति है, ये काफी बड़ी शक्ति होगी ना कि आप किसी प्रस्ताव को, आपके पास ये शक्ति है कि आप उस शक्ति का प्रयोग करके उस चीज को रोक सकते हो, किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोक सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वीटो शक्ति है ना। तो अनुच्छेद 111 के तहत, हाँ, पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जी को कुछ शक्तियां मिली हुई है ना। राष्ट्रपति को वीटो की शक्ति प्राप्त है। जिसमें वो 3 काम कर सकते हैं, मतलब 3 प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग है वीटो के। थोड़ा सा सेंटेंस वैसा बन गया होगा, वैसे 3 प्रकार के प्रयोग हैं वीटो के। आप ऐसे लिख सकते हैं कि वीटो के 3 प्रकार के प्रयोग हैं, है ना। जैसे हम ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ आपको नहीं होने वाली है इस बात से, है ना। ठीक है, उनके पास 3 प्रकार के, मतलब हाँ, तीन विकल्प होते हैं कि वो या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं ना। राष्ट्रपति वीटो के तहत 3 बातें वो कर सकते हैं। देखिए, या तो क्या करेंगे, या तो पारित कर दें, हाँ कर दें, यानी कि या तो उसको सुरक्षित रख लें, है ना। कहें कि अभी इसमें सोच समझ विचार विमर्श ऐसा करके कुछ बोल दे, या तो क्या कहें उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दें, है ना। यही तो तीन चीजें हैं ना उनके पास, ये 3 चीजें कर सकते हैं। या तो क्या करें वो, या तो स्वीकृति दे दे विधेयक को, जो भी कानून बनाना है संसद को, विधेयक को स्वीकृति दें, स्वीकृति दें। दूसरा क्या है, या तो विधेयक को क्या करें, सुरक्षित रख लें, या तो क्या करें, विधेयक को वापस कर दें। वापस कर दें, आप जानते हो कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ वापस कर सकते हैं कि भाई इसको इतने दिन में, मतलब ऐसी चीज करके, मतलब क्या उनके पास सीधे सीधे ना का अधिकार होता है। हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, चलो पहले ये बात क्लियर कर लेते हैं। आपको पता है ना कि राष्ट्रपति जी को स्वीकृति देनी एक तरह से कंपलसरी है कि वो स्वीकृति ही देंगे, है ना। पर वीटो की शक्तियों के तहत उनको थोड़ा सा ये मिल गया है कि वापस कर सकते हैं, वापस कर दे, लेकिन किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं पुनर्विचार के लिए, है ना। वो उसको सीधे सीधे मना नहीं कर सकते, खाली पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं कि इस पे आप दोबारा से थोड़ा सोच समझ के ये चीज ऐड करके, ये चीज रिमूव करके करिए।
पर अगर संसद उस चीज में बिना किसी चीज को ऐड ऑन करे, बिना किसी संशोधन किए, कोई भी किसी भी तरह का बिना संशोधन किए सेम प्रस्ताव दोबारा से राष्ट्रपति जी को भेजती है, तो राष्ट्रपति जी उसको स्वीकृति देंगे ही देंगे। ये आप हमेशा याद रखना कि ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि उनको डायरेक्ट मना करने की पावर्स नहीं है। मीनवाइल ही इज हैविंग वीटो पावर, स्टिल ही इज नॉट एबल टू डिनाई एनी प्रपोजल, राइट। तो क्या है, वो वापस कर सकते हैं लेकिन पुनर्विचार के लिए, ऐसा बोल सकते हैं कि इस पर ये, लेकिन संसद चाहे तो संसद बिना कुछ चेंजेस को करे वो राष्ट्रपति जी को दे सकती है प्रपोजल वापस से, और राष्ट्रपति जी उस पर साइन भी करेंगे। राष्ट्रपति जी स्वीकृति, जब भी संसद का कोई प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति जी की सहमति से तो पारित होता है, कुछ है जिसमें पूर्व सहमति लेनी पड़ती है, कुछ में है बाद में, लेकिन राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है ना, राष्ट्रपति के हाँ करने पर ही, स्वीकार करने पर ही वो प्रस्ताव आगे बढ़ता है, पारित होता है। तो इसीलिए उनको ये वाले राइट्स मिले हुए हैं कि फिर वो प्रस्ताव ना, उनको क्या जरूरत थी इन अधिकारों की, क्योंकि भाई संसद में जो भी विधेयक बनते हैं वो राष्ट्रपति जी की स्वीकृति ली जाती है उन विधेयकों पर, इसीलिए उनके पास ये अधिकार है, ये ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो ऐसा करें, चाहे तो ऐसा करें, ठीक है, सीधी सी बात है। ये 3 प्रकार के उनके पास क्या है, प्रयोग है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द तो नहीं होगी होपफुली। मेरी तबीयत का छोड़ दो, पता नहीं कब ठीक होगी मेरी तबीयत। अच्छा, जो अभी समय है वहां पे जो राज्यों के कार्यकारी हैं उनकी जो वीटो शक्तियां हैं उनको 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ना, वो पढ़ लें। वर्तमान राज्य के कार्यकारी हैं, पढ़ लेते हैं। है ना, राज्य के कार्यकारी प्रमुख के, कार्यकारी प्रमुख की 4 प्रकार की वीटो शक्ति है ना। वर्तमान राज्य के 4 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त है ना उनको, राज्य को। आत्यंतिक वीटो, ठीक है, चलो लिखो आत्यंतिक वीटो। एक्सप्लेन करना पड़ेगा इनको भाई, ऐसे कैसे समझ जाओगे। पॉकेट वीटो और छोड़ो, तबीयत पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे आज के बाद, ठीक होनी होगी होगी, नहीं होनी होगी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आत्यंतिक वीटो है ना, पॉकेट वीटो हो गई। अब विशेषित वीटो भी तो होती है, निलंबनकारी, विशेषित वीटो, निलंबित वीटो। अब समझ, इनके नाम में ही इनके कार्य छुपे हुए हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, ठीक है, जो इनके नाम है ना यही इनके कार्य को डिफाइन करेंगे। ऑलमोस्ट इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, एंड टाइप ऑफ डिस्कशन वांट? नो? इज इट क्लियर? ओके फाइन। चलिए, आत्यंतिक वीटो है ना, इसमें क्या होता है कि जो विधायिका कोई विधेयक पारित नहीं, कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस का बनाऊं, हाँ यही होगा, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर है ना, जैसे विधायिका ने कोई विधेयक पारित किया उस पर जो वीटो लगेगी है ना, ये सेंटेंस ठीक ठाक सुन रहा है। हाँ, विधायिका द्वारा पारित विधेयक, सिंपल सा सेंटेंस है, अच्छा सेंटेंस है, सही बन रहा है, क्लियरिफाई हो जाएगा आपको बहुत अच्छे से। तो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख ले, है ना, सुरक्षित रखा है ना यहाँ पे भी इन्होंने, विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर राय सुरक्षित रखें, राइट? Is it visible to you viewers?
putting the same that yeah, almost visible. ठीक है. पॉकेट वीटो क्या होता है? देखिए पॉकेट वीटो क्या है कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय ना देना, कोई निर्णय नहीं देना. देखिए अगर विजिबल ना हो ना तो मेरे बोलने के हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है. पॉकेट वीटो इज कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय ना देना, ठीक है, कोई निर्णय नहीं करना या ऐसे की. फिर विशेषित वीटो, देखो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा, है ना, जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत से निरस्त कर दिया जाए, ठीक है, उच्च बहुमत से निरस्त कर दिया जाए, करा जाएगा, ठीक है. अब कौन सा बचा आपका? निलंबनकारी वीटो, है ना. उच्च बहुमत चाहिए होगा इसमें, ठीक है. बहुमत एक विशेष बहुमत और ऐसे है ना, उच्च बहुमत यानी कि सादा बहुमत चाहिए होगी, ठीक है. इसमें क्या है? लो वही बात है कि जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत एक होती है, एक आपकी होती है उच्च बहुमत विशेष बहुमत, है ना. पहले भी पढ़ चुके हो आप इसके बारे में, ठीक है. तो ये राज्य, वर्तमान राज्य के कार्यकारी प्रमुख लोग हैं, उनके पास जो 4 प्रकार की वीटो शक्तियां हैं वो कौन कौन सी है? अत्यधिक वीटो, पॉकेट. देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स अगर क्वेश्चन करता है 4 प्रमुख वीटो शक्तियों के बारे में राज्य से रिलेटेड, तो ये 4 ऑप्शन दे देगा, हो सकता है 5वां ये ऑप्शन भी दे दे, ठीक है. 5वां कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन दे दे, 6ठा 7वां दे दे, किसी को डाल दे इसमें अलग, और इनमें से कोई हटा दे या कुछ और ऐड ऑन कर दे. तो आपको अत्यंतिक, पॉकेट, विशेषित और निलंबित, है ना, अत्यंतिक, पॉकेट, विशेषित और निलंबित, ये चारों आपको याद होने चाहिए, राइट. नो इट्स ओके, ठीक है. राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो. राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की भी तो शक्ति है, वो भी पढ़ेंगे. ये पढ़ ले. राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो कैसे लगता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, obviously I will explain. When I did, when is there any chapter regarding which I didn't explain? No, no. I'm here to explain it. I'm here. Otherwise, you all have the book M. Lakshmikant Indian Polity. You all have. But what we need, the explanation we need. We need teacher. Why we need teacher? All we have printed books. Then still we need teachers. Why? It should be explained, to make it easy to understand us. Okay. अच्छा, हम क्या पढ़? राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो. Let me check. Yeah, it's fine. Visibility is good. That's okay. अच्छा, राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो, है ना. देखिए राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्तियां प्राप्त हैं, है ना. यानी कि
जो राज्य विधायिका है, राज्यों में जो कानून की प्रोसीजर है, तो राज्य विधायिका जो कोई विधेयक बनाती है तो उससे रिलेटेड भी राष्ट्रपति जी के पास आपके वीटो की शक्तियां प्राप्त होती हैं। सीधी सी बात है, यानी कि वो यहाँ पे भी रोक टोक यानी कि उन चीजों को कर सकते हैं जो कि वीटो के अंतर्गत जो शक्तियां आने पर वो करते हैं, है ना। तो वो राज्य विधायिका वाले स्तर पर भी कर सकते हैं, है ना। यानी कि अगर राज्य विधायिका द्वारा कुछ पारित हुआ है, कोई विधेयक पारित हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उस पर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति दोनों में से रोक टोक यानी कि वीटो की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, राइट। कोई भी विधेयक है ना, जब अधिनियम कब बनेगा, जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति है ना उस पर अपनी स्वीकृति दे देगा, है ना। कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक अधिनियम कब बन जाएगा, जब राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको स्वीकृति दे देगा, है ना। अगर नहीं देगा तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये हुआ ना। तो इनके पास शक्ति है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कुछ चीजें कर सकते हैं, लाइक वो सुरक्षित रख सकते हैं निर्णय को, वो ना कर सकते हैं निर्णय को, मतलब पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, वगैरह वगैरह जो करते आ रहे हैं वो यहाँ पे भी किया जा सकता है ना। ठीक है, अच्छा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित करे ना, तो राज्यपाल के पास जब कोई विधायक चलो ठीक है जब भी कोई विधेयक है ना राज्य विधायिका द्वारा पारित हो गया और वो राज्यपाल की स्वीकृति के लिए आया, ठीक है। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित हो गया, है ना, द्वारा पारित हुआ और राज्यपाल के पास विचार के लिए आया तो क्या है कि राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 4, है ना। देखो जब कोई विधेयक पारित कर दिया गया है, कोई राज्य विधेयक है जो राज्य विधायिका द्वारा पारित हो गया है, ठीक है, और अब वो विचार के लिए राज्यपाल के पास लाया जाता है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, आप सभी जानते हैं। तो जब राज्यपाल को विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए यानी कि लाया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प होते हैं, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या कर सकता है और क्या कर सकता है। 4 चीजें, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है और क्या कर सकता है। 4 चीजें कर सकते हैं, 4 विकल्प है। जब विकल्प लाया गया है स्वीकृति के लिए, राज्य विधायिका में कोई विधेयक बनाया है, राज्य विधायिका द्वारा पारित हो गया है, अब लाया गया है राज्यपाल के पास कि वो विचार करें और उसको स्वीकृति दे दें। तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शंस यानी कि दे हैव 4 ऑप्शंस that what should I do, what should I do, what should I do, what should I do, what can I do, what can I do, what can I do, what can I do, ठीक है। 4 विकल्प हैं। अब देखो वो क्या क्या विकल्प हैं उनके पास। पहला तो ये है कि वो स्वीकृति दे दें या सुरक्षित रखें या राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दें या फिर विचाराधीन आरक्षित कर सकता है ना। पहला तो स्वीकृति दें, फिर स्वीकृति सुरक्षित रखें, है ना, पढ़ रखा है हमने कहीं। स्वीकृति छोटा छोटा लिख लो, खुद अच्छे से लिख लेना। स्वीकृति सुरक्षित करें इसमें, क्योंकि पहले बता दिया तो आप समझ तो गए हैं कि इसका क्या मतलब है ना। स्वीकृति मतलब क्या है, यही वाली बात है कि विधेयक को अच्छा स्वीकृति वाला ऑप्शन भी तो होगा।
पुनर्विचार तो करवा सकते हैं, है ना? करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं? करवा सकते हैं भाई, ये वाले इतने तो सवाल नहीं है वो, है ना? सभी कितने सुरक्षित रहते हैं, पुनर्विचार भी लौटा सकते हैं, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित भी रख सकते हैं, है ना? राष्ट्रपति के विचाराधीन, ये राज्यपाल के बारे में पढ़ा ना, राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकते हैं, ठीक है? आरक्षित रख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ? आई डोंट थिंक सी कि ऐसा कुछ भी होना चाहिए, बट स्टिल अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है? अच्छा चलो एक और बात पढ़ लेते हैं। जब ये चीज हो गई, राज्यपाल ने क्या कर दिया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के अधीन कर दिया, तो अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं, ठीक है? इनका भी पढ़ ही लेते हैं सही से पढ़ने को, ठीक है? जब राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचाराधीन कर दिया कोई भी प्रपोजल, कोई भी विधेयक था जो, तो अब राष्ट्रपति जी के पास 3 ऑप्शंस हैं, क्या? कि वह अपनी स्वीकृति दें, है ना, स्वीकृति सुरक्षित रखें, या राज्यपाल को निर्देश दे देता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दें, है ना? वही सेम बात, स्वीकृति दें, स्वीकृति सुरक्षित रखें, ठीक है? और राज्यपाल को निर्देश दें, किस बात का निर्देश दें? पुनर्विचार के लिए, ठीक है? या तो राष्ट्रपति जी स्वीकृति दे दें, या तो अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लें, या तो फिर वे राज्यपाल को निर्देश दें कि वे विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें, है ना? राष्ट्रपति जी राज्यपाल को निर्देशित करेंगे कि भाई तुम ये जो विधेयक है इसको राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटाओ। किसके पास? राज्य विधायिका के पास, ठीक है? इज इट क्लियर? अब पढ़ेंगे अध्यादेश, ठीक है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां है ना, वो पढ़ेंगे फटाफट से हम। देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, इसी के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राइट? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राइट? ठीक है? कैसे मिली इनको ये? अनुच्छेद 123 में मिली, है ना? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 के तहत है ये वाली शक्ति, है ना? लेकिन इन अध्यादेशों को जारी करने के लिए या करते वक्त उनको 4 सीमाएं भी हैं, उनके पास 4 सीमाएं भी हैं, है ना? तो अध्यादेश जारी करने के लिए 4 सीमाएं। करने पर ऐसा करके करने में 4 सीमाएं भी हैं,
इज इट क्लियर? कुछ तो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी ही ना अध्यादेश जारी करते वक्त, तो वो 4 हैं, ठीक है, वही 4 हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, अगर वो इसका प्रयोग करना चाहते हैं अध्यादेश का, तो उनके पास क्या है, 4 सीमाएं हैं। क्या है? वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सन्न ना चल रहा हो। आई बात समझ में? पहली कंडीशन क्या है कि दोनों सदन अथवा, ठीक है, देखो अध्यादेश जारी कर रहे हैं राष्ट्रपति जी, है, लेकिन उनको 4 कंडीशंस दे दी गई कि, है ना, उनको 4 सीमाएं दे दी, बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशंस दे दी गई कि जब इस शक्ति का प्रयोग करेंगे वो अध्यादेश की, तो उनको 4 बातों का ध्यान रखना होगा। तो क्या है, ये अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सन्न ना चल रहा हो, है ना? आप समझ रहे हो? दोनों सदन अथवा दोनों में से किसी एक का भी, दोनों में से किसी भी एक का सत्र, है ना चल रहा हो। Is it visible? Let me check first. Yeah, it's visible. ठीक है, तो दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो, है ना? आई बात समझ में? देखिए, दोनों बंद होंगे उस समय भी चल सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक चल रहा हो पर एक नहीं चल रहा हो, उस समय भी ये कंडीशन है, ठीक है। ये दोनों सदन के लिए भी है, जब आपके दोनों सदन का कोई सदन नहीं चल रहा है, ठीक है। और अगर एक का भी नहीं चल रहा है, मान लो एक सदन तो चल रहा है, एक का संचल सत्र चल रहा है पर दूसरे का नहीं चल रहा है, तो इन दैट सिचुएशन वो फिर भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों की सहमति की आवश्यकता होती है। तो अगर एक का सत्र चल रहा है दूसरे का नहीं चल रहा है, तो उस समय भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, राइट। अरे मतलब जारी किया जा सकता है, मतलब इन दोनों सिचुएशन में ही जारी कर सकते हैं, ये है। या दोनों सदन नहीं चल रहे हो तब वो जारी कर सकता है अध्यादेश, या फिर दोनों में से कोई एक ना चल रहा हो, है ना। क्योंकि हम जब कोई भी विधेयक पारित होगा या कुछ भी होगा तो दोनों सदन की सहमति से होगा, पर अगर दोनों बंद पड़े हैं या उनमें से एक बंद पड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा, अध्यादेश जारी किया जा सकता है, ठीक है। पहले हमने शायद ऐसे बोल दिया कि जारी नहीं किया जा सकता, वो तो गलत बात, जारी किया जा सकता है, तभी जारी किया जा सकता है, यही सीमाएं है ना। दूसरी क्या है, वह अध्यादेश केवल तब जारी कर सकता है जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसके लिए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है ना। जब उनको इमरजेंसी टाइप फीलिंग आ जाए, है ना। कब जारी कर सकता है अध्यादेश, दूसरी कंडीशन है, जब उनको लगे, उनको स्थितियां एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल लगे या ठीक ठाक ना लगे, वो इस बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो कि भाई इस समय मुझे ये अध्यादेश जारी करना ही है क्योंकि हालात ठीक नहीं है ना। तो मतलब कुछ ठीक ना चल रहा हो, ऐसा बोल सकते हैं ना, जब कुछ इमरजेंसी टाइप हो, कुछ ऐसा होना है, परिस्थितियां क्या हो, तत्काल कार्रवाई करना बहुत ज्यादा आवश्यक लग रहा है, यानी कि परिस्थितियां थोड़ी सी क्रिटिकल होगी, है ना। उनको स्थितियां या परिस्थितियां ठीक ना लग रही हों, तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता महसूस हो, है ना, कि
की आवश्यकता महसूस हो। राइट। देख लो यहाँ की अध्यादेश जारी कर सकता है, जारी कर सकते हैं। मैंने एक बार मुझे लग रहा है मैंने ऐसा बोल दिया जारी नहीं कर सकते, तो गलत गलत ना लिख पढ़ लो तुम लोग, है ना। अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कब कब, अब कर सकते हैं भाई अध्यादेश जारी, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं जारी, है ना। 3 कंडीशंस हैं, 3 है 4 है, 4। देखो अध्यादेश कब कब जारी हो, जिस पर कानून बना सकती, जिस पर संसद कानून बना सकती है उसी पर तो अध्यादेश जारी हो सकता है। जिस पर संसद कानून बना सकती है ना, जिन मुद्दों पर, जिस पर संसद कानून बना सकती है, ठीक है। अध्यादेश इस पर भी जारी हो सकता है, जिस पर संसद कानून बना सकती है उन्हीं मुद्दों पर तो अध्यादेश जारी होगा, वरना कौन से मुद्दों पर वो जारी कर देगा। देखिए संसद के दोनों सदन बंद है, तो संसद से रिलेटेड कुछ चीजें हुई ना, यानी कि संसद जिन मुद्दों पर विधेयक बना सकती है, कानून बना सकती है, उनको पारित कर सकती है, उन्हीं मुद्दों पर अध्यादेश भी जारी हो सकता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कहीं अगर ऊंची नीच हो रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा हो तो फटाफट से बता दीजिए, ठीक है। ठीक है। एक और है भी, एक और कंडीशन है, क्या है वो? अच्छा आपको पता है जब संसद सत्रावसान की अवधि में जारी किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। जो अध्यादेश थे, जब अध्यादेश हैं, जब संसद की दोबारा बैठक होगी ना दोनों सदनों की, अध्यादेश दोनों सदनों की जब पुनः बैठक होने लगेगी, है ना, पुनः बैठक पर प्रस्तुत किए जाएंगे भैया। आई बात समझ में? जब मान लो उस समय सदन बंद थे, मान लो क्या बंदी होते हैं तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो वो सदन बंद पड़े थे, है ना, उस समय नहीं चल रहा था, उनका कार्यकाल नहीं चल रहा था, तो जब पुनः बैठक होगी तो दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में, है ना। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति, ये बढ़िया वाला लगता होगा, है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति पहले बता चुकी हूँ मैं, इसके बारे में आपको बता चुकी, नहीं बता चुकी हूँ। फांसी की सजा, मृत्युदंड तक भी डाल सकते हैं राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, आप सभी को पता है, अब जिसने मेरे से पढ़ा है उनको तो पता ही है, मैं पहले बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति जी को क्षमादान की शक्तियां होती है ना। इसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। चलिए, देखिए अनुच्छेद 72 के तहत इनको कुछ शक्तियां मिली हैं, ठीक है। अनुच्छेद लिखने बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको याद होने बहुत जरूरी है ना, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमा, अच्छा अब ये जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो किस किस कंडीशंस में किन किन लोगों को माफ कर सकते हैं ना। हम वो मामले जान लेते
कर रहे हैं इसका मतलब जो व्यक्ति दोषी सिद्ध हो चुका है, जिसको सजा सुना दी गई है, सजा निर्धारित हो चुकी है, उन व्यक्तियों को तो क्षमादान करेंगे। जिसका कुछ निष्कर्ष निकला, आप ये नहीं बोल सकते ना जो बंदा क्रिमिनल साबित हो चुका है ना, जिसको सजा ऑलरेडी दी जा चुकी है, मतलब घोषित की जा चुकी है कि इसको ये सजा मिलनी चाहिए, उन व्यक्तियों को ये क्षमादान की शक्ति दी। पर उन व्यक्तियों में, उन मामलों में कौन कौन से मामले आते हैं ये हम जानते हैं, है ना। जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, है ना, संघीय विधि के विरुद्ध संघीय विधि के विरुद्ध अपराध वाले मामले में, विरुद्ध अपराध के दंड के मामले में, है ना, क्या कर सकते हैं राष्ट्रपति जी? क्षमादान दे सकते हैं, राइट। पहला, किन किन मामलों में शक्तियां? देखो, अगर संघीय विधि के विरुद्ध कोई अपराध हुआ है और उसमें जो दंड दिया गया है, जो दंड की सजा सुनाई गई है, उसके मामले में राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं? क्षमादान की शक्ति दे सकते, क्षमादान कर सकते हैं, राइट। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, है ना, सैन्य न्यायालय द्वारा दंड में, ठीक है, अगर सैन्य न्यायालय ने किसी को कोई दंड दिया है, ठीक है, तो उसमें भी राष्ट्रपति जी क्षमादान की कर सकते हैं। हाँ, यदि दंड का स्वरूप मृत्यु दंड हो, बताया था ना आपको, मृत्यु दंड में भी क्षमा याचना की जा सकती है। मृत्यु दंड निर्धारित हो, हम ऐसा लिखते हैं, यहां भी क्षमादान दे सकते हैं। क्षमादान के मामले, राष्ट्रपति जी इतने पागल तो है नहीं ना कि तुम किसी लड़की का रेप करके जाओ, किसी इनोसेंट का मर्डर करके जाओ, राष्ट्रपति के आगे गिड़ी लागोगे, राष्ट्रपति जी माफ कर देंगे। पागल थोड़ी है राष्ट्रपति जी, हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि कौन कौन से 3 ऐसे मामले हैं जिनमें राष्ट्रपति जी क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, मृत्यु दंड भी उसमें एक है। संघीय मामले, संघीय विधि के किसी, उन्होंने विरुद्ध कोई कार्य किया है ना, जो कानून है उनके विरुद्ध किया, तो वहां से जो दंड मिला उसके विषय में सैन्य न्यायालय ने अगर कोई दंड दे दिया, उस अगर कहीं मृत्यु दंड भी है, उस सिचुएशन में भी क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, दे सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो दे या ना दे, इट डिपेंड्स ऑन हिम ओनली। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में निम्न बातें शामिल है, वो पढ़ लेते हैं। क्षमादान में क्या मतलब, वो क्या क्या कर सकते हैं क्षमादान के अंतर्गत, है ना। राष्ट्रपति की क्षमादान में शामिल बातें, दान में शामिल बातें, समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो क्षमादान है, जिसको क्षमादान बोलो, उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं एग्जैक्टली, है ना। तो पहली बात तो क्षमा ही कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है ना। क्या कर सकते हैं वो? क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, निलंबन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हाँ, क्या क्षमा कर सकते हैं, लघुकरण कर सकते हैं, हाँ, प्रविलंबन, निलंबन है, विराम कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, परिविलंबन है, विराम, ठीक है, परिहार, ठीक है, परिविलंबन, चलिए परिविलंबन कर देते हैं, हमें क्या है। ठीक है, तो क्षमा है ना, इसमें दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है तथा दोषी को सभी दंड और निहताओं में पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है।
दंड से मुक्ति, क्या किया, दंड से मुक्ति, है ना। दंड से क्या है भाई, मुक्ति है, ठीक है। मतलब कोई भी पनिशमेंट से उनको बरी कर दिया जाएगा, है ना। देखो लघुकरण, आप खुद ही समझ रहे हो कि दंड को कम कर देना, है ना, दंड को कम कर देना। फॉर एग्जाम्पल मृत्यु दंड से उम्र कैद दे देना, है ना, मृत्यु दंड से उम्र कैद दे देना। उम्र कैद तो कुछ सालों की होती है ना, 14 साल की, है ना। मृत्यु दंड से क्या, उम्र कैद दे दो, है ना। फांसी ना देके मृत्यु दंड यानी कि फांसी, फांसी के जरिए ही हमारे संविधान में मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड से उम्र कैद। लघुकरण यानी कि कम कर देना, दंड को छोटा कर देना, जो भी दंड निर्धारित हो रखा है पहले से उसको कम कर देना, उसको छोटा करना, लघु है। क्षमा मतलब कतई माफी, बरी कर दिया गया, चाहे वो बंदी प्रत्यक्षीकरण था, जो भी था, उसको क्षमा मिल गई है, माफी मिल गई है, यानी कि वो अपराध में जो भी था उससे वो पूरी तरह से बरी हो चुका है, उसके विषय में कुछ भी नहीं है बचा। लघुकरण मतलब है कि सजा तो रहेगी पर उसको छोटा कर दिया जाएगा, थोड़ा सा आसान कर दिया जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मृत्युदंड था, फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन उसको छोटा कर दिया, उसको उम्र कैद दे दिया, 14 साल की सजा कर दी, ठीक है, कठोर कारावास कर दिया, लेकिन मृत्यु नहीं दी, ठीक है। ऐसे परिविलंबन, ऐसे ही विराम, ऐसे ही परिहार। परिविलंबन क्या होता है ना, परिविलंबन सीधी रोक लगा देना, दंड पर रोक लगा देना, लेकिन परमानेंट रोक नहीं होती है वो, है ना, अस्थायी लिख सकते हैं हम, टेम्परेरी, अस्थायी रोक। दंड की बात है ये सारे, तो अस्थायी रोक का मतलब ये मत सोचना किस बार, दंड पर। चलो लिख देते हो भाई, डर लगता है पता चले अस्थायी रोक लिख के बैठे रहो, कुछ समझ ही नहीं किस लिए लिखा था। दंड पर अस्थायी रोक, ऐसा नहीं है कि दंड को परमानेंटली रोक दिया गया कि नहीं लगेगा, कुछ समय के लिए उसे रोक दिया गया है, उस दंड को रोक दिया गया है, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि इतने समय के लिए ही पूर्णतः रोक ही दिया गया है ना। और क्या बचा, विराम। ठीक है, हाँ। कुछ परिस्थितियों में होता है ये विराम लगता है ना, कुछ परिस्थितियों में, जैसे कि प्रेगनेंसी में, है ना, अपंगता, अपंगता को क्या बोलते हैं, डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज हो कुछ, ठीक है, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी है या डिसेबिलिटीज हैं सामने और कुछ उन्होंने क्राइम कर रखा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कुछ परिस्थिति ऐसी जो परिस्थितियां हैं इनमें क्या होगा, दंड को कम कर दिया जाएगा ना। देखिए जब अगर प्रेग्नेंट है, एक लेडी प्रेग्नेंट है, तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, है ना, समझ रहे हो बात को। उसको अब जैसे कोई मेंटली डिसेबल होगा तो उसको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। देखो रीजन क्या है, अगर इफ समवन इज प्रेग्नेंट, सम लेडी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज, हाँ, उसको फांसी की सजा देने के लिए पूरी तरह से वो हो गया, लेकिन उसको नहीं दिया जा सकती क्योंकि जो उसके अंदर बच्चा है वो बेचारा इनोसेंट है, तो एक गलती की सजा एक बंदे को मिलेगी, दूसरे को नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो उनकी सजा को फांसी ना देके उम्र कैद या जैसी भी सजा है उनको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। अब बंदा कोई मेंटली डिसेबल है तो उसको फांसी नहीं दी जाएगी, ये बोल के कि भाई उसको तो पता ही नहीं है ना कि वो क्राइम क्या है, उसको सजा किस बात की दी जा रही है, उसको नहीं समझ आएगा, तो उसको अब बरी तो नहीं किया जाएगा लेकिन उसकी सजा को थोड़ा कम कर दिया जाएगा, है, फांसी नहीं दी जाएगी, ऐसा कर सकते हैं। और क्या बचा, परिहार। देखिए इसमें क्या है
कि जो दंड की प्रकृति है ना उसको तो बदला नहीं जाएगा, समय कम कर दिया जा सकता है। दंड की प्रकृति बदले बिना, प्रकृति बदले बिना बिना दंड की समयावधि कम करना। ठीक है, कम करना। आप समझ रहे हो इस बात को? मान लो कठोर कारावास था, 2 वर्ष की सजा थी, 2 वर्ष का काला पानी था मान लो, ठीक है, तो रहेगा काला पानी अभी भी, पर 1 वर्ष का कर देंगे। ठीक है, बदलाव किसमें बदलाव हुआ है यहाँ पे? क्या इसमें परिवर्तन हुआ है काला पानी में? नहीं हुआ ना। इसमें क्या हुआ है? वर्ष में बदलाव हुआ है। इज इट क्लियर? प्रकृति में नहीं हुआ है परिवर्तन, परिवर्तन हुआ है समयावधि में। दिस इज कॉल्ड व्हाट? परिहार। इज इट क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज परिविलंबन, व्हाट इज विराम, व्हाट इज परिहार, व्हाट इज क्षमा, व्हाट इज लघुकरण, है ना? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति पढ़ लेते हैं। हमें क्या दिक्कत है भाई, हम तो पढ़ेंगे। Why I am here? To teach you only. आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय स्वरूप पर। हमारे संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है? संसदीय स्वरूप है ना। तो हम पहले राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति लिखते हैं, इसी विषय में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, हमारे संविधान में सरकार का स्वरूप कैसा है? संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति प्रमुख है यहाँ पर, है या नहीं है? पर वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? आप ये भी जानते हैं। किसके पास है वास्तविक शक्तियां? प्रधानमंत्री जी के पास, है ना। देखिए, भारत देश का जो संविधान है उसमें जो हमारी सरकार है वो संसदीय है, और संसद में प्रमुख व्यक्ति है आपके राष्ट्रपति जी। देश का भी वो प्रथम नागरिक है ना, पहले बढ़ चुके हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं भारत के राष्ट्रपति। पर इतना कुछ होने के बाद भी, प्रमुख होने के बाद, देश का प्रथम नागरिक होने के बाद, उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं है। वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। कैसे? आप जानते हैं कि वो पुनर्विचार करके लौटा सकते हैं प्रस्ताव, पर अगर उसमें वो कोई संशोधन ना करे, ऐसे ही दोबारा वापस कर दे, तो राष्ट्रपति जी को फिर भी स्वीकृति देनी पड़ती है। व्हाट इट डज? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि संविधान ने उन्हें प्रमुख तो बनाया, पर एक्चुअली में वास्तविक शक्तियां नहीं दिया। वास्तविक शक्तियां तो किसके पास ही है? हमारे प्रधानमंत्री जी के पास ही है या नहीं है? ठीक है, नोट इट डाउन। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति को बताया है। कैसे बताया है? हमें समझाया है उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, B.R. अंबेडकर जी ने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति कैसे हमें समझाई है वो समझते हैं। स्थिति राष्ट्रपति की, एक्चुअली में राष्ट्रपति है क्या चीज, है ना। राष्ट्रपति की
वास्तविक स्थिति समझाई है। Nobody is missing me. Please don't repeat it. I told you many times that no one is remembering me. No one is missing me. Right? I don't have anyone who can miss me. I really don't have anyone who can miss me except my family. My family is with me, so no one is here now. Right? So let me start. देखिए भारतीय, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी ने क्या कहा कि भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, है ना। राष्ट्रपति जी जो एक्सप्लेन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो राष्ट्रपति जी की वास्तविक स्थितियां हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो संघ है यहाँ पे एक प्रमुख भी होगा, है ना। समझ रहे हो ना, भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा। जो भारत का संविधान है, जो भारतीय संघ के कार्यकलाप है, भारतीय संविधान में जो भारतीय संघ के कार्यकलाप हैं उसमें संघ का एक प्रमुख होगा। राइट, सीधी सी बात है, इतना क्लियर है। लिखो, भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का प्रमुख होगा। भारतीय संविधान में संघीय कार्यकलाप का एक प्रमुख होगा। जब संविधान बना रहे थे तो ऐसा कुछ अज्यूम किया होगा उन्होंने, है ना। जो संविधान लिखा जा रहा था आपका, तो ऐसे ही कुछ अज्यूम किया होगा उन्होंने, राइट, कि भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होगा, है ना। ठीक है, जिसे संघ का राष्ट्रपति कहा जाएगा, है ना। भारतीय 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 संघ, संघ लिख लो, पहले सेंटेंस सही बनना चाहिए, ठीक है। जिसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाएगा। राष्ट्रपति कहा जाएगा। ओके विद इट, है ना। ये जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से मिलती जुलती है ना। जो कार्यपालक की जो उपाधि मिल गई ना, कार्यकलाप का एक प्रमुख जो हो गए हैं, ये कौन है? ये अमेरिका से मिलती जुलती कुछ है। अमेरिका जो, मतलब इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये अमेरिका की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, ठीक है। तो संवैधानिक स्थिति में अनुच्छेद 53, 74 और 75, अनुच्छेद 53, 74 और 75, अगर इसको पढ़ेंगे ना राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को अच्छे से जानने के लिए, है ना, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को जानने के लिए, तो पहले हमें इन अनुच्छेद, रुकिए, राष्ट्रपति के संवैधानिक थोड़ी ये अनुच्छेद जो है यही हेल्पफुल है ना, क्योंकि इनका वर्णन, राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति का वर्णन अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में किया गया है ना। ये प्रावधान, ठीक है। ठीक है, अब क्या क्या प्रावधान है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में।
संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, यह अनुच्छेद 53 कह रहा है। ठीक है, अनुच्छेद 53 3 है ना, 3 पढ़ने में, अनुच्छेद 74 भी पढ़ना है, 75 भी पढ़ना है। ठीक है, 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सहायता तथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता के लिए क्या होगा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना, जानते हो आप सभी, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी। ऐसा तो नहीं आप इससे वंचित हैं, आपको पता नहीं हो, मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74, राइट, है ना। आप जानते हैं एक मंत्रिपरिषद होती है जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा होता है, प्रधानमंत्री जी कर रहे होते हैं। फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये भी जानते हैं आप, है ना। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, राइट। ऐसा नहीं किसी एक बंदे को कर दिया गया, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। Which अनुच्छेद 75, right? So these 3 प्रावधान है यहाँ पे, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, राइट। आपको पता है कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि जो मंत्रिपरिषद होगी उनकी जो बात होगी वो बाध्यकारी होगी, यानी कि उसको मानना ही होगा, है ना। समझ लो, जो राष्ट्रपति हैं, लिख लेते हैं इंदिरा गांधी की सरकार, लिख लेते हैं एग्जैक्ट, है ना, की सरकार के समय की बात है, नहीं में राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद की बात या निर्णय बाध्यकारी होगा, है ना। समझ लो आप इस बात को कि जो मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, यानी कि उसे अपनाना ही होगा, उसे स्वीकार करना ही होगा, उसे मानना ही होगा। बाध्यकारी का मतलब ये है, बाय रूल्स और बाय प्रूफ, जैसे भी करके उन्होंने राष्ट्रपति को बात मानने के लिए विवश कर दिया या उनको मना लिया, जैसा भी आप चाहो शब्द हमको अपने आप से समझ सकते हो, है ना। सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी, बात यानी कि सलाह बोल दो, बात हमारे हिसाब से हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात बोलते हैं, अब राजनीति वाले भाषा में सलाह बोल देना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सलाह लिख लो। फिर क्या हुआ, 44वां संशोधन 1978 में क्या कहा भाजपा सरकार ने, ठीक है, कि राष्ट्रपति के अधिकार है भाई, ठीक है। इन्होंने कहा राष्ट्रपति
राष्ट्रपति जी के भी अधिकार है, वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं प्रस्ताव को। ठीक है, वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं प्रस्ताव को, है ना? समझ रहे हो बात को? पहले क्या हुआ कि राष्ट्रपति जी बाध्यकारी हैं, फिर सरकार बदली, निर्णय बदला कि भाई ये राष्ट्रपति के भी कुछ अधिकार हैं जिनके तहत वो उस बात को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। इतने भी बाध्यकारी नहीं है कि उनको वो चीज माननी ही होगी हैंड टू हैंड, राइट? 44वां संविधान संशोधन 1978, 76 में लिखा है ना, 76 तो पहला वाला था ना, देख तो लिया करो, बता तो दिया करो। किसने बोला? मैंने सुना कि नहीं। तेज बोला करो मेरी तरह, मेरी आवाज तो बिना माइक की बहुत तेज है। ठीक है, चलिए अब एक बात पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति की विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग, है ना? राष्ट्रपति की विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग, राष्ट्रपति की विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग। वीकनेस है लेकिन भूख नहीं लगती है। वीकनेस तो इतनी है कि खड़ा हुआ जा रहा है ना, आंखों से सही से दिखता है, हाथ पैरों से अपने नसों में दर्द हो रहा है, नसों में, पर भूख नहीं लगती है। अच्छा क्या है ये क्या कहना चाह रहा है? अपने विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मतलब क्या है कि अपने स्व विवेक की बात है, उनकी खुद की बात है ना, यानी कि मंत्रिमंडल के किसी भी बात के बिना, किसी भी सलाह के बिना, उनका खुद का निर्णय, उन खुद विवेक यानी कि खुद की सोची हुई बात है ना, खुद के बुद्धि से ली गया निर्णय, खुद की बुद्धि से खाली लिया गया, यानी कि मंत्रिमंडल के बिना, सीधी सी बात है। राष्ट्रपति विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग, खुद के बुद्धि से भी कुछ काम करने का उनको अधिकार है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर बात में वो मंत्रिमंडल का ही सलाह मानेंगे, तो ऐसी इस बात में है कि किस किस बातों पर वो मंत्रिमंडल की बिना सलाह मान। लोकसभा में किसी भी दल के पास संतुष्ट बहुमत ना होने पर अथवा जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए तब उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकार न हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अगर किसी भी दल में बहुमत ना हो, किसी भी दल में बहुमत ना हो, प्रधानमंत्री जी मर जाए अचानक, प्रधानमंत्री जी की, मैं क्यों जी लिखूं, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर, इन दोनों सिचुएशन पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसमें उनको मंत्रिमंडल की सलाह नहीं लेनी है, या नहीं लेते हैं, या नहीं लेंगे इन दैट सिचुएशन, राइट? क्या है? अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है ना, लोकसभा में किसी भी दल के पास बहुमत नहीं प्राप्त है, या फिर प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई, तो उसमें कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तब भी वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, है ना? अचानक ही होगी प्रधानमंत्री की मृत्यु, कार्यकाल पूरा होने पे थोड़ी होती है मृत्यु, कार्यकाल पूरा होने पे होगी तो फिर तब तक तो चुनाव भी हो गए होंगे, निर्णय आ भी गए होंगे, फिर तो कुछ ना कुछ हो गया होगा सब। दूसरा क्या है? मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है ना? मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं, मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं, जानते हैं आप सभी लोग, पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं। कैसे, कब करते हैं? जैसे विश्वास प्रस्ताव, उनका मतलब विश्वास क्या होता है? विश्वास मत सिद्ध ना हुआ हो ना, सदन में विश्वास मत सिद्ध ना हुआ हो ना, लिखो, सदन में विश्वास मत सिद्ध ना हुआ हो,
वो संसद को विघटित कर सकते हैं, है ना। ठीक है। तीसरी एक और भी काम कर सकते हैं, वो क्या है, वे लोकसभा को विघटित कर सकते हैं यदि विधानमंडल ने अपना बहुमत खो दिया हो। ठीक है, वो लोकसभा को भी वो कर सकते हैं विघटित। यदि विधानमंडल ने यदि विधानमंडल ने किसको, अब तो ये चैप्टर खत्म है भाई, क्या चैप्टर खत्म, बस ये लास्ट है। यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया, ठीक है, विधानमंडल को लिख दिया, यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया, ठीक है। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर आप लोगों को है तो फटाफट से बता दीजिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक्चुअली में वैसे राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती, वास्तविक शक्तियां होती है प्रधानमंत्री जी के पास में, है ना। ये प्रमुख होते हैं, भारत देश के प्रमुख प्रथम नागरिक भी होते हैं, बट स्टिल ऑल द ओरिजिनल पावर्स किसके पास होती हैं, आपके प्रधानमंत्री जी के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास कुछ खास ऐसी शक्तियां होती नहीं है, लेकिन बहुत सारी खास शक्तियां भी हैं, है ना। अपने पराजय से समाधान वगैरह की, ये तो प्रधानमंत्री जी के पास भी नहीं है ना। सीधे मृत्यु दंड को जो कम कर सकता है या हटा सकते हैं, उससे बड़ा क्या हो सकता है वैसे देखा जाए तो, है ना। लेकिन इन्होंने पर जनरली क्या होता है, जो राजनीति के निर्णय लेने होते हैं उन सिचुएशंस में क्या होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, जो मंत्रिमंडल होती है उनकी, उसी की सलाह पे प्रधानमंत्री को कार्य करना होता है। यानी कि जो सलाह होती है मंत्रिपरिषद की, वो बाध्यकारी होती है, उनको अपनाना ही अपनाना, मानना ही मानना, स्वीकार करना ही करना होता है कंपल्सरी, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास कुछ अपनी बुद्धि यानी कि बिना मंत्रिमंडल की सलाह के भी कुछ कार्य करने की स्वतंत्रताएं हैं। वो यही है कि किसी भी दल में अगर बहुमत नहीं है या फिर प्रधानमंत्री की अचानक से मृत्यु हो जाती है तो वो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, या फिर क्या है, मंत्रिमंडल को विघटित भी कर सकते हैं, ना। अगर मंत्रिमंडल को सदन में विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाए हैं तो फिर वो मंत्रिमंडल को विघटित कर सकते हैं। तीसरा क्या है, लोकसभा को भी विघटित कर सकते हैं यदि मंत्रिमंडल ने अपना बहुमत खो दिया। तो ये था आपका इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के द्वारा जो बुक लिखी गई है, जो आपके यूपीएससी सिलेबस के लिए है, उसमें आपने आई थिंक 17 चैप्टर था ये राष्ट्रपति, या फिर 16 था, है, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम उपराष्ट्रपति, राइट। तो टिल देन आप सभी लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोशिश करिए कि किसी भी मनुष्य, किसी भी जानवर को आपकी तरफ से किसी भी प्रकार की हानि का सामना ना करना पड़े, राइट। इमोशनली, फिजिकली, मेंटली किसी भी तरह से आप किसी भी दुख का कारण नहीं बनेंगे, राइट। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।